साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की बात करूंगा और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बात हो रही है ये पेट 2023 के क्वेश्चंस की बात होगी, जो कि पेट 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व किया जा रहा है। 29 अक्टूबर 2023 को ये परीक्षा हुई थी और शिफ्ट फर्स्ट की परीक्षा है। इसके पहले हमने 28 तारीख की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षाएं हैं उसका पेपर हमने सॉल्व किया था और आपने देखा और आपने बहुत उत्साहजनक उसमें रुचि दिखाई है। यह 5वीं वीडियो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। हल व्याख्यात्मक होंगे और ये हमारे क्लासेस की विशेषता होती है। एक प्रश्न पढ़ते हैं, उसके एवज में आपको बहुत सारे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? मंडी कंस्पिरेसी टूक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ ये बताना है। तो क्या ये आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में हुआ, गदर पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या अभिनव भारत सेक्रेट सोसाइटी? तो देखिए, जो मंडी षड्यंत्र हुआ ये गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए देखिए, प्रश्न आपने एक पढ़ा गदर पार्टी, इसका उत्तर है मंडी षड्यंत्र गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन आप व्याख्याएं देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत ही बेहतरीन क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म चुना है वो चुना है। गदर पार्टी द्वारा हिरदाराम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ 1914-15 में। विद्रोह का नाम था गदर की गूंज या गदर संदेश या ऐलाने जंग। ये इन नामों से इस विद्रोह को जाना जाता था। विद्रोह का कारण था हिमालय के मंडी की जनता पर स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा अत्याचार किया जा रहा था और इसलिए ये जो है गदर विद्रोह हुआ। और हिमालय की मंडी ये वही मंडी है जहाँ से अभी पिछले चुनाव में कंगना रनौत चुनाव जीत के आई हैं सांसद के रूप में हिमाचल प्रदेश से। गदर पार्टी के बारे में बात कर लें, इसका पहले जो शुरू में नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई और ये जो है अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का एक संगठन था। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल को भी कहा जाता है, लेकिन ये इसके पथ प्रदर्शक थे। अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। लेकिन जब आपसे कई बार संस्थापक पूछा जाए और भाकना न लिखा रहे तो आप लाला हरदयाल को ऑप्शन ट्रिक करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था गदर पार्टी का? भारत की ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना। तो एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि अमेरिकन जो भारतीय थे उनके द्वारा यह शुरू किया गया था। तो उन्होंने ही गदर पार्टी का आयोजन किया था। ये एक गदर नाम का अखबार भी निकालते थे, इसीलिए उसी अखबार के नाम पर इसको गदर पार्टी कहा जाने लगा था। आपने देखा कि एक प्रश्न के एवज में आपको इतने कम से कम 10 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो को देखिए, पूरी क्लास देखते जाइए और समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। दूसरा प्रश्न देखिए, ये दूसरा प्रश्न है, 14 नहीं बल्कि ये है नंबर 2 प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन उनके राज्यों से सुमेलित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये रिवर्स है नदियाँ, तो जो करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड हैं, सही मैच नहीं है, वो बताना है। तो देखिए, कामेंग
जो नदी है ये असम में है, ये सही है। बैतरणी या वैतरणी भी कहते हैं, ये ओडिशा में, ये भी सही है। गिरना नदी महाराष्ट्र में बहती है, ये भी सही है। हसदेव जो है, ये हसदेव नदी ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। हसदेव जो है वो छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है। कुछ और महत्वपूर्ण नदियाँ देखिए और बहुत ध्यान से देखिएगा, इस सारे प्रश्न पूछे गए हैं। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र में बहती है और निकलती है नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से, और नासिक में भी त्र्यंबकेश्वर जगह है जहाँ की ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ से ये गोदावरी नदी निकलती हैं और आगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक बहती हैं और अंत में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कावेरी नदी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु से बहती है, 2 राज्यों से, और प्राचीन तमिल साहित्य में इसका नाम पोन्नी नदी है, ये याद रखिएगा, प्रश्न आ जाता है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकली है, सह्याद्री पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक यह बहती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी की बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका बहाव क्षेत्र है और रामायण काल में इसे पंपा कहते हैं। पंपापुर आपने सुना होगा, पंपापुर के राजा कौन थे? सुग्रीव थे, जहाँ पर राम से सुग्रीव की मित्रता होती है, तो वही जगह ये है कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के पास। तुंगभद्रा को ही पंपा नदी कहा जाता था रामायण काल में। रामगंगा नदी ये उत्तराखंड से प्रारंभ होती है पहाड़ों से, और उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दो राज्यों में बहती है। स्कंद पुराण में इसको रथ वाहिनी कहा जाता था और ये जाके रामगंगा जो है आगे गंगा जी में मिल जाती है। महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। आप देख रहे हैं, आपने एक प्रश्न के एवज में 10-15 प्रश्नों 20 प्रश्नों के उत्तर पढ़ा है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, ये आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर आया हुआ है वही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप प्रश्नों के जो है कई प्रश्नों के उत्तर एक प्रश्न के माध्यम से आपको मिल रहा है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध स्थल पर पहली बार महिलाओं को संघ में नियुक्त किया गया? संघ में सर्वप्रथम जो बौद्ध संघ था उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। तो एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट विमेन वर ऑर्डेन्ड इनटू द संघा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो महिलाओं को क्या सारनाथ में लिया गया सबसे पहले, या वैशाली में, श्रावस्ती में, या राजगीर में? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, वैशाली में सबसे पहले महिलाओं को संघ में शामिल किया गया था। देखिए, बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर, उनके आग्रह पर बौद्ध संघ में पहली बार महिलाओं का प्रवेश हुआ। बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल जो महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी। इन्हें महाप्रजापति गौतमी भी कहा जाता है। ये गौतमी कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी और सौतेली माँ थी और इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। दरअसल बुद्ध का जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ महामाया का क्या हो गया? निधन हो गया। तो जब महामाया का निधन हो गया तो उनकी मौसी जो गौतमी थी, जिनको प्रजापति गौतमी कहा जाता है, उन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया और उन्हीं से बुद्ध के पिताजी ने विवाह भी कर लिया। तो उनकी सौतेली माँ और मौसी दोनों वही थी, उन्होंने उनका क्या है? पालन पोषण किया था। अच्छा, गौतमी ने अपने बेटे की तरह सिद्धार्थ का पालन पोषण किया, इसलिए गौतमी के नाम पर इनका क्या नाम पड़ा? गौतम। और बाद में बुद्ध हुए तो क्या हो गए? गौतम बुद्ध। तो ये याद रखिएगा, गौतमी के नाम पे, अपनी मौसी के नाम पे इनका नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। वैशाली के लिच्छवियों के यहाँ कूट ग्रामशाला नामक बुद्ध विहार को दान में दिया, वैशाली के लिच्छवियों ने। तो वैशाली के जो लिच्छवी लोग थे उन्होंने कूट ग्रामशाला नामक एक विहार था जो बुद्ध को दान में दिया था। इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप देख रहे हैं और ये एक एक बिंदु, एक एक प्रश्न के उत्तर हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदा इज नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? तो अंतिम भाग कौन है? वेदांग है, उपनिषद है, आरण्यक है या ब्राह्मण है? तो देखिए, वेदांग तो वेद के अंग हैं, ठीक है, कई अंग हैं वेद के, लेकिन उपनिषद को अंतिम भाग कहा जाता है, जिसे वेदांत कहा जाता है, याद रखिएगा।
वेदांत यानी वेद का अंत भाग, अंतिम भाग। तो देखिए वेदांग और वेदांत में अंतर थोड़ा समझे रहिएगा कि वेदांग आप ट्रिक करके आ जाएं। इसको उपनिषद कहा जाता है, वेदांत को, वेदांग नहीं, उपनिषद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों के 4 घटक होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद जो है वो वेदों के अंतिम घटक हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है, वेदों का अंत। उपनिषदों की संख्या 108 है और प्रसिद्ध उपनिषद मात्र 13 है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का विस्तार कौन था? तो देखिए 1892 के सुधारों का जो विस्तार था वो था 1909 का परिषद अधिनियम। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1909 का जो परिषद अधिनियम था, काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, वो था 1992 के सुधारों का जो है सुधार जो किए गए थे उसके परिणाम स्वरूप आया ये। तो ये 1892 के सुधारों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिका में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। लेकिन 1909 में जब सुधार हुआ तो भारतीय परिषद अधिनियम जो आया 1909 में, उसके तहत प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बहुमत प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी को कहा जाता है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का ही नाम है। सत्ता में भारतीयों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह सुधार आया था, लेकिन इसका भी बड़ा विरोध किया गया था क्योंकि जैसा कहा गया वैसा किया नहीं गया था। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न है, 6th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और पटेल। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पहला किसान मोर्चा प्रतापगढ़ में 1920 में आयोजित किया गया और इसको जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। 7वां प्रश्न है, बुरहानपुर में असीरगढ़ का जो किला है ये दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इसको निम्न में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए याद रख लीजिए, आसा अहीर, ऑप्शन नंबर सी सही है। आसा अहीर को ने जो है दक्कन का दरवाज़ा को बनवाया था, जिसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। असीरगढ़ का किला, इसको दक्कन का दरवाज़ा कहते हैं, बुरहानपुर में है। निर्माण 15वीं शताब्दी में आसा अहीर द्वारा, देखिए आशा का नाम पूरा ये वाला स है, आशा नहीं, आशा अहीर द्वारा बनवाया गया था। ऊंचाई 259.1 मीटर है और किले के अंदर जो है उसमें एक मस्जिद, एक शिव मंदिर और एक महल, ये इमारतें भी हैं। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो मोतीलाल तेजावत से, अच्छा तेजावत, शेखावत, ये कहाँ के हैं? शेखावत कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो तेजावत, शेखावत इस तरह के यदि कोई लोग हों तो आप तुरंत राजस्थान लगाइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान। तो तेजावत जो है राजस्थान के थे। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा थे, आदिवासियों के बड़े नेता थे। तेजावत द्वारा प्रारंभ आंदोलन को एका आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, आता है 1921 में आंदोलन हुआ था। चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर यह हुआ। उनके द्वारा प्रजामंडल आंदोलन हुआ 1939 में। ये 2 महत्वपूर्ण आंदोलन तेजावत द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। तो एक तो इसको ही आप याद रखिए, एक फैक्ट है। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के किस राज्य में हैं? देखिए सबसे ज़्यादा खदानें जो हैं, माइंस जो हैं सबसे ज़्यादा, वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ में से मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खदानें हैं, 263 खदानें। लेकिन खनिज मूल्य ये क्वांटिटी के आधार पर, लेकिन क्वालिटी यानी के आधार पर देखें तो खनिज मूल्य के आधार पर, वैल्यू के आधार पर तो प्रथम स्थान राजस्थान का, द्वितीय उड़ीसा का है, क्योंकि वैल्यूएबल जो है खदानें इधर ज़्यादा हैं, लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा यहाँ है।
मध्य प्रदेश। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो झारखंड 1 नंबर पे है, और झरिया खास तौर से ये सबसे बड़ा जगह है। जहाँ झरिया जो खान है, झरिया जगह है, वो सबसे ज़्यादा कोयला वहाँ से मिलता है, झारखंड से कि झरिया से, और उसके बाद सेकंड नंबर उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। मुगल सम्राट बाबर ने निम्न में से किस स्थान पर राणा सांगा को हराया था? तो ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कौन सा? खानवा का। ऑप्शन नंबर ए सही है, खानवा के युद्ध में हराया था बाबर ने राणा सांगा को। तो खानवा ये जो फतेहपुर सीकरी राजस्थान के पास में है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया था खानवा के युद्ध में। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध जो किया उसका नाम दिया था जिहाद। और राणा सांगा पर विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। ये एक प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, सब आया हुआ है, जान लीजिए। इसी के साथ बाबर ने भारत में मुगल वंश की भी नींव डाल दी थी। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे किसने मनाया, आप बता सकते हैं, प्रश्न आसान है। मुस्लिम लीग ने मनाया था डायरेक्ट एक्शन डे। याद रखिएगा ये तारीख 16 अगस्त 1946 को। सर्वप्रथम डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी। मुस्लिम लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 30 सितंबर 1906 को ढाका में बांग्लादेश में हुई थी। और हालांकि उसमें बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं था, तो बांग्लादेश में हुई थी, बंगाल में। उद्देश्य क्या था इसका, मुस्लिम लीग की स्थापना का? कांग्रेस का राजनीतिक विकल्प बनना और मुस्लिम हितों की अंग्रेज़ों से रक्षा करना। मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान थे, और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, इस संस्थापक थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। और सर सुल्तान मोहम्मद शाह जिनको आगा खान कहा जाता था, ये ढाका के नवाब थे और ये पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 1916 में लीग के अध्यक्ष बने थे, और मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के भी मेंबर थे और 1916 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट 2000 ये 12वां नंबर प्रश्न है। आधी यात्रा लगभग पूरी हो गई है, लाइक कर दीजिएगा। लेक तुर्काना विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है। यह दुनिया के निम्न में से किस देश में है? लेक तुर्काना इज द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो लेक तुर्काना कहाँ है? तुर्की में है कि केन्या में है कि ओमान में है? तो भाई तुर्काना से तुर्की मत लगाइएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, केन्या में है। केन्या में है लेक तुर्काना। और लेक तुर्काना का बेसिन का जो विस्तार है वो केन्या तक ही नहीं बल्कि केन्या, इथियोपिया, दक्षिण सूडान और युगांडा तक है। तो इसका विस्तार भी याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? वन कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन जो है किसके द्वारा किया गया? तो यह सर एच.जी. चैंपियन के द्वारा किया गया। चैंपियन थे वो, और याद रखिएगा चैंपियन लोग ही ये कार्य कर सकते थे। तो एच.जी. चैंपियन ने वनों के प्रकार का वर्गीकरण किया। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार वन के प्रकारों का वर्गीकरण का पुनः प्रकाशन चैंपियन और एस.के. सेठ द्वारा 1968 में किया गया, और इसके पूर्व उन्होंने ही किया था। स्वतंत्र भारत में भी उन्होंने ही, और एस.के. सेठ के साथ मिलकर उसके पहले भी। वर्गीकरण का आधार जो था पौधों की संरचना, आकृति, विज्ञान व पादपीय स्वरूप, इन आधारों पर उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया था। 16 प्रकार के वनों एवं वनों के वर्ग एवं उपवर्गों का उन्होंने विवेचन किया था। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न है 14वां है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सिंधिया राजघराना है और कहाँ से, किस जगह से संबंधित था? सिंधिया उज्जैन से, सही है। होलकर जो है
इंदौर से, सही है, महारानी अहिल्याबाई होलकर थी इंदौर से। गायकवाड़ बड़ौदा से, ये राजा थे, सही है। भोंसले कानपुर से नहीं थे, ये नागपुर से थे। भोंसले कहाँ के थे? नागपुर से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भोंसले कानपुर से नहीं बल्कि कहाँ के थे? नागपुर से थे। सिंधिया राजवंश की बात करें तो ये एक मराठा सरदार थे और ग्वालियर के आसपास इनका शासन था। अभी माधवराव सिंधिया और उनके बेटे जो सांसद हैं, मंत्री हैं इस समय बीजेपी सरकार में, केंद्र में, तो वो भी ग्वालियर के ही राजा हैं, आप जानते हैं, राजवंश के हैं। तो ग्वालियर, सिंधिया परिवार ग्वालियर से या उसके आसपास से थे। होलकर राजवंश जो मराठा सरदार थे और इंदौर में इनका शासन था। अब होलकर की बात करेंगे, देखिए रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम आप लिए बिना रह नहीं सकते। इनके ससुर थे, बहुत ही महान योद्धा थे, वीर थे और बहुत अच्छे शासक प्रशासक थे, जनता की भलाई करने वाले थे, मल्हार राव होलकर। और इनके पति थे खंडेराव। पेशवा जो थे ये मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और होलकर सहित अन्य मराठा सरदारों पर इनका प्रभाव रहा, ये प्रधानमंत्री थे। और अन्य मराठा सरदारों की बात करें तो गायकवाड़, भोसले आदि ये मराठा सरदार जो प्रमुख थे वो थे। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है चबी मुरा। चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो चबी मुरा है और नक्काशी का जो पैनल है उसके लिए प्रसिद्ध है, ये त्रिपुरा का है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिपुरा। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? विच एडिशन ऑफ द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज नोन एज गाडगिल योजना? तो गाडगिल योजना, गाडगिल प्लान कौन सी है? क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो इसमें से तीसरी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा नंबर है, गाडगिल योजना इसको कहा जाता था। देखिए 1 से लेकर 12 तक योजनाएं रही हैं, तो इन योजनाओं का कुछ उद्देश्य रहा है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है किस योजना का कौन सा उद्देश्य रहा है, इसलिए आप इसमें ध्यान से पूरे उद्देश्य हमने इसमें सूक्ष्मता से संक्षेप में रख दिया है, इसको ध्यान से देखिए। तीसरी योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है और इसका उद्देश्य क्या था? तीसरी योजना का आत्मनिर्भरता के साथ रक्षा क्षेत्र पर भी विशेष बल, यानी आत्मनिर्भरता और रक्षा, ये 2 उद्देश्य थे। प्रथम योजना कृषि विकास पर आधारित, द्वितीय योजना औद्योगिकरण, तीसरी योजना आत्मनिर्भरता के साथ रक्षा क्षेत्र, याद आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चतुर्थ योजना स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। 5वीं योजना गरीबी उन्मूलन, इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 6ठी योजना गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन। 7वीं योजना खाद्य उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता, इसमें रोजगार पर भी बहुत वृद्धि दी गई थी 7वीं योजना में। 8वीं योजना मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन और जनसंख्या नियंत्रण। 9वीं योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। 10वीं योजना समावेशी विकास। 11वीं योजना तीव्र समावेशी विकास और 12वीं योजना जिसको जो अंतिम योजना रही, इसके बाद योजनाओं का दौर समाप्त हो गया, तीव्र समावेशी व टिकाऊ विकास। नेक्स्ट है, इसको बहुत ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ये कोई भी पूछ देता है किसी योजना का उद्देश्य तो आप बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो नाबार्ड है इसको अधिनियम 61 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिनियम 61 के तहत जो है मंजूरी दी गई और 1981 का ये अधिनियम था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिनियम 61। नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी गई 1981 में और नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। ये स्थापना की तिथि याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, 12 जुलाई 1982 को। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी यानी पूरे देश में जीएसटी लागू करने का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? द आइडिया ऑफ नेशन वाइड जीएसटी इन इंडिया वॉज प्रपोज्ड बाय whom among the following? राजा चलैया समिति, रेखी समिति, केलकर टास्क फोर्स या नरसिंघम समिति? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है,
केलकर टास्क फोर्स थी, उसके द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जीएसटी, नेशन वाइड जीएसटी की बात की गई थी। राष्ट्रव्यापी जीएसटी का प्रस्ताव जो है केलकर टास्क फोर्स द्वारा सन 2000 में किया गया। उद्देश्य क्या था? जटिल और खंडित कर ढांचे को एकीकृत कर प्रणाली से बदलना, यानी बहुत सारे टैक्स थे, 1 2 3 4, उसको सब मिला के एक टैक्स कर देना। कर प्रणाली को जो अनुपालन को सरल बनाए, कैश ट्रेडिंग को कम करे तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे। तो ऐसी कर प्रणाली के रूप में हमने जीएसटी को लागू किया। और जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न, इतने बड़े बड़े प्रश्न देता है पेट। भारत की दुग्ध क्रांति के पहला चरण फर्स्ट 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो पहले याद रखिए कि दुग्ध क्रांति का जो है मिल्क रिवोल्यूशन का प्रथम चरण जो था 1970 से 80 के बीच शुरू हुआ था। लेकिन स्किम्ड पाउडर और जो है बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किसके द्वारा किया गया? तो ये यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्यक्रम की योजना का निर्माण एनडीडीबी द्वारा बनाया गया था, ये अभी याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 5 और बचेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना जो है हो गया है, उसमें प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो बताइए ये कब हुआ, किस तिथि को हुआ सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन? और ये भी याद आप रखेंगे कि उद्घाटन संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में हुआ। जो प्रिंसेस हॉल था, प्रिंसेस का चैम्बर था, उसमें हुआ था पुराने वाले में। अब तो नया हो गया है, इसीलिए अब पुराना लिखा है। लेकिन उद्घाटन की तिथि पूछ रहा है तो देखिए याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र हुआ। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। और 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, उद्घाटन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी से 2 दिन बाद 28 जनवरी को। और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ 26 जनवरी को। और 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। पुराने संसद भवन में उद्घाटन हुआ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, प्रिंसेस के चैम्बर में। अब तो नया बन गया है। उक्त भवन में भारत का संघीय न्यायालय ने कार्य किया 1937 से 1950 तक, याद रखिए। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, इसके बाद 4 और हैं। राजस्थान पहला राज्य था जहाँ वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इससे पहले राजस्थान के इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया? तो सबसे पहला राज्य राजस्थान था पंचायती राज व्यवस्था में आने वाला, लेकिन किस जिले में? तो जब जिला पूछेगा तो आप बताएंगे नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य जो राजस्थान है, नागौर जिला। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर यानी 1959 से। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। पंचायती राज अधिनियम 1947 उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की बात करता है। 73वां संशोधन 1992 जो है वो भारत के संविधान में भाग 4 जोड़ दिया गया। और ये भाग 4 क्या है? भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, इसके बाद 3 और बचेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? देखिए आप जानते हैं प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1959 में हुआ था। तो ये विजया बैंक था, इसका नहीं हुआ था। बाकी देना बैंक, कैनरा बैंक और स्टेट सेंट्रल बैंक इनका हुआ था। एक लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा। इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूको सिंडिकेट, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, कौन सी विशेषता
राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विशेस द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद? तो देखिए, सदस्यों का नामांकन तो दोनों में है, अप्रत्यक्ष चुनाव दोनों का होता है, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों का। सदस्यता का कार्यकाल भी, टेन्योर दोनों का है। ये महाभियोग की शक्ति जो है, पावर ऑफ इम्पीचमेंट जो है, ये विधान परिषद में नहीं, के पास नहीं है, जबकि पावर ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की शक्ति राज्यसभा के पास है, क्योंकि वह महाभियोग की कार्रवाई राज्यसभा शुरू कर सकती है, लेकिन यहाँ नहीं है, विधान परिषद के लिए नहीं है। महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, लेकिन विधान परिषद को नहीं। महाभियोग की कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा ही केवल 2 सभाओं द्वारा की जाती है, यानी संसद द्वारा। महाभियोग जो है, ये राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों आदि को पदच्युत करने के लिए, पदच्युत यानी पद से मुक्त करने के लिए की जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो अनुच्छेद पूछा जाता है, तो बताइएगा, अनुच्छेद 61 के तहत इस पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू की जाती है। 24 नंबर प्रश्न, इसके बाद एक और बचेगा। निम्न में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर परीक्षा में पूछा जाता है, आप जानते भी होंगे। सिनकोना का जो वृक्ष है, मलेरिया के लिए है, मलेरिया के इलाज के लिए है। इसकी वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है, सिनकोना की छाल का, मलेरिया से निजात पाने के लिए। और ये सामान्यतः केरल में पाया जाता है। अर्जुन की छाल अर्जुना रेसिडिस से बनता है, हृदय रोग के लिए होता है। और गिलोय जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, खासतौर से कोरोना पीरियड में गिलोय एकदम साफ हो गई थी चारों तरफ, सब लोग तोड़ तोड़ के ले आ रहे थे, उसकी गोलियां खा रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अंतिम प्रश्न है, तारों के चमकने का क्या कारण है? व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? तो इसके पीछे क्या धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है? नहीं है। बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है? ये चमकने का कारण नहीं है। देखिए, वायुमंडलीय तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट्स है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ। जब प्रकाश किरण या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें वायुमंडल से प्रवाहित होती हैं और वायु घनत्व तथा ऊंचाई से भिन्नता के कारण विचलित हो जाती हैं, तो क्या होता है? ट्विंकलिंग होती है तारों में जो है, यानी वायुमंडल के अपवर्तन के कारण चमकना, तारों का चमकने की प्रक्रिया, ट्विंकलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आपने देख लिया, ये पेट का जो है सॉल्यूशन था, पेट के जो 2023 में पूछा गया है। 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का आधे जो है प्रश्न आपने पढ़ लिए, 25 प्रश्न पढ़ लिए आज, और 25 आपने यहाँ भले पढ़ा है, लेकिन 150 से 200 प्रश्न आप ये मान के चलिए कि 150 से 200 प्रश्नों के उत्तर आपने जान लिए हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से हमारी इन क्लासेस को देखा करिए, और समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए, और अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहिए, बने रहिए। सफलता निश्चित मिलेगी यदि आप लगातार लगे रहेंगे, भागेंगे नहीं छोड़ के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।